आगे ठहरो ना, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके टीचर आपको दीपक हो क्लास ऑफ लाइफ पर। अगर आप भी चाहते हैं अपना दीपक स्वयं बनना, चैनल से जुड़ जाएं। आज आपके लेके आ रहे हैं हिस्ट्री का VVL बेस क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आपको 100 सवाल कराए जाएंगे। 100 सवाल कराए जाएंगे और ये 100 सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अर्थात VVI होने वाले हैं। तो हम देखेंगे पहला पार्ट और इसमें 5 सवाल देखेंगे। प्रत्येक यहाँ पर लिखा भी गया है पहला टॉपिक। आज पहला टॉपिक रहेगा जिसमें 5 सवाल कराएंगे। आइए करके सवाल को देखते हैं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है कि चौल इमारतें क्या थी और इसको समझाइए। सवाल रहेगा चौल इमारतें क्या है, चौल इमारतें सब क्या समझते हैं, कुछ सवाल रहेगा आंसर से वही रहेगा। या उसकी आसान भाषा में हम देखते हैं कि चौल इमारतें क्या होती है। तो देखेंगे चौल इमारतें क्या है। तो चौल इमारतें हम आसान भाषा में समझते हैं चौल इमारतें है क्या, तो इसको देखेंगे। तो चौल इमारतें जो बहुमंजिला इमारतें होती हैं, जो बहुमंजिला इमारतें से चौल इमारतें कहा जाता है। जैसे 10 तला 20 तला की जो बिल्डिंग होते हैं, और ये भीड़ भाड़ वाले शहरों में बनाया जाता है, जैसे कि मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, ऐसे शहरों में जो है बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती हैं। और इसमें एक कमरे होते हैं, एक गलियारा होता है और एक बरामदे होते हैं, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए एक कमरा है, यहाँ पे एक बरामदा दिया गया है, एक गलियारा है। विभिन्न तरह के ऐसी जो बहुमंजिला इमारतें होते हैं, इसी को चौल इमारतें कहा जाता है। और ये विशेषकर जो होते हैं बड़े बड़े शहरों में, मेगा सिटी में बनाया जाता है। जो सिटी ऐसी जिसकी आबादी अधिक करोड़ों में हो, ऐसे सिटी में जो है चौल इमारतें बनाई जाती है। जिसमें देखते हैं क्या है इसके अनुसार कि नगर में जगह जगह की कमी तथा भीड़ भाड़ वाले कारण विशेष प्रकार की इमारतें अस्तित्व में आ गई, जिन्हें चौल इमारतें कहते हैं। तो वही बता रहा है इसमें कि नगर में जो क्या है विशेष प्रकार की भीड़ भाड़ वाली जगह पर बनाई जाती है इमारतें, जिसे आपको दिखाई दे रहा है भीड़ भाड़ वाली जगह पर, उसी को चौल इमारतें कहा जाता है। तो देख लीजिए कि जो बहुमंजिला इमारतें होती हैं, जो चौल इमारतें कहा जाता है, इसमें क्या होता है एक बरामदे होते हैं, एक गलियारा होता है, और ये विशेष करके भीड़ भाड़ वाले शहरों में और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जो समझ में आ गया, अब आसान से लिख सकते हैं कि चौल इमारतें वैसी इमारतें जो क्या होते हैं भीड़ वाली जगह बनाई जाती है, और जो बहुमंजिला इमारतें होती हैं, जैसे 10 तला 20 तला की जो इमारतें होती हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सिविल लाइंस, यहाँ पर सवाल दिया गया है कि सिविल लाइंस का आविष्कार किस प्रकार हुआ। सिविल लाइंस, तो सिविल लाइंस जो कहने का अर्थ है कि सिविल लाइंस एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पुराने सैनिकों का, मतलब जो अंग्रेज के समय में जो सैनिक रहते थे, रिटायर्ड सैनिक, उसको रहने का जो स्थान होता था उसको सिविल लाइंस कहा जाता था। और अंग्रेजों के समय में इसका आविष्कार किया गया। जो सैनिक रिटायर हो जाते थे उसके रहने के लिए एक जगह बनाया, एक रूम बनाया जाता था रहने के लिए, उसी को सिविल लाइंस कहा जाता है। इसमें बता देंगे यहाँ पे फिगर में कि सिविल लाइंस जहाँ पे क्या है अधिकारी लोग रहते हैं, पुलिस प्रशासन लोग रहते हैं, उसी को कहा जाता है सिविल लाइंस। इसमें बता दिया गया है कि सिविल लाइंस जो है, सिविल लाइंस का नाम ब्रिटिश राज अर्थात ब्रिटिश अंग्रेजों के समय में इसका नामकरण किया गया था। और जब सर्वप्रथम दिल्ली में ब्रिटिश सैन्य और इमारतें नागरिकों क्या इमारतों को अलग अलग क्षेत्रों में संगठित किया गया था, और क्या एकत्रित करने के बाद, उसको इकट्ठा करने के बाद लोगों को वहाँ पर रहने के लिए एरिया बनाया गया, उसी को कहा गया था सिविल लाइंस। तो समझ गया आसान भाषा में कि क्या अंग्रेजों के समय में, ब्रिटिश के समय में सैन्य अधिकारी को रहने के जो घर बनाया जाता था, एरिया बनाया था, उसको सिविल लाइंस कहा जाता था। आराम से लिखा जाएगा, तो आसान प्रश्न था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। VVI प्रश्न है ये एग्जाम के लिए कि बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या होता है। अष्टांगिक मतलब 8 वो मार्ग है, और जो इस पर चलेगा वो अच्छा इंसान बन जाएगा और वह सच्चा या अच्छा का रास्ता चलेगा। तो बुद्ध ने 8 रास्ता बता दिए एक सच्चे मनुष्य बनने के लिए। अब क्या है, पहला पर दिया गया है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसको आसान भाषा समझते हैं कि सम्यक दृष्टि क्या होता है। फर्स्ट हम किसी को देखते हैं, किसी को देख के उसका क्या, उससे बातचीत करते हैं, वाणी बोलना है। उसका क्या होता है, संकल्प लेते हैं कि हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। उसका कर्म करते हैं, साथ में घूमने जाते हैं। और उसका क्या होता है, जब कर्म करते हैं उसका वचन देते हैं कि क्या है आजीवन तुम्हारे साथ रहेंगे हम। लेकिन क्या होगा जब उसको किसी कारणवश छोड़ देता है तो क्या होता है,
तो बेचारा ध्यान करना शुरू कर देता है कि नहीं अब हमको इस चीज़ में नहीं पढ़ना है, और इसकी यादें जो स्मृति जो है हमेशा सताती रहती है, और उससे तर्क आकर क्या करता है, वो हर एक समाधि धन कर देता है और मोह या त्याग देता है और देवदास बन जाता है। तो ऐसे कौन करेगा, जो प्यार में धोखा खा लिया है। तो फर्स्ट हम क्या किए, उसको देखे हैं, उससे बातचीत किए, अर्थात देखे सम्यक दृष्टि, बात किए सम्यक वाणी, उसका संकल्प लिए, उसके साथ रहने का वादा किए, सम्यक संकल्प हो गया, उसका क्या कर दिया, उसके साथ कर्म किए, घूमने के साथ में, उसका क्या उसके साथ जो है आजीविका, वचन में देखो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन वो वचन से भूल गए और क्या किया, उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या है, वो लड़का अपने आप से भटक गया, उसकी यादें सता रहा था, स्मृति हो गया, और हमेशा बाद में जाकर क्या करे, समाधि ले लिया। ये हो गया हम 8 सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग है, जो इस पर चलेगा वह एक अच्छा इंसान बन जाएगा। तो आपको आएगा लिखेंगे एग्जाम में, आराम से लिख सकते हैं कि वह बुद्ध के द्वारा क्या, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है 8 मार्ग बताए गए थे। कितने मार्ग, 8 मार्ग, और ये जो 8 मार्ग पर चलेगा एक अच्छा इंसान बन जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपके सामने बुद्ध भगवान का फिगर दिखाई दे रहा है, लॉर्ड बुद्ध। ये जो क्या थे, ये शांति का प्रतीक है, और ये लोगों को शांति का मार्ग दिखाया, अपने जीवन में कैसे अपने आप को शांत रखना है उन्होंने शिक्षा दी है, और इनका जो विस्तार विश्व में इसका नाम गूंजता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आगे आ गया सवाल है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। अकबर, तो जानते हैं अकबर एक ऐसा योद्धा था, यह मुगल साम्राज्य का तीसरा पीढ़ी था। जानते इसके पिता का नाम था हुमायूं। दूसरा कलर ले लेते हैं तो वो दिखेगा। इसके पिता का नाम था हुमायूं, और मुगल साम्राज्य के संस्थापक उसका नाम था बाबर। लेकिन जब अकबर गद्दी पर बैठा तो क्या हो गया, इसका शासन वर्चस्व में आ गया, और पूरी दुनिया में मतलब विश्व में आधे दुनिया में इसका राज्य हो गया। इसको कहा गया राष्ट्रीय शासक। क्यों कहा गया, क्योंकि अकबर एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा योद्धा था, उसने अपने धर्म के साथ, यह उस इस्लाम धर्म को मानता था, इस्लाम धर्म को। लेकिन जब इसका विवाह एक राजपूत कन्या जिसका नाम था हरकाबाई, इसका नाम क्या था, हरकाबाई, और उस आम भाषा में जोधा के नाम से भी जानते हैं। जोधा अगर आप सिगर देखे हुई है, उसने जब से विवाह हुआ उसको अच्छे मार्ग दिखा दी, और यह अपने धर्म के साथ साथ जो है हिंदू धर्म को भी क्या सम्मान देना शुरू कर दिया, और प्रत्येक धर्म को साथ लेके चलना शुरू कर दिया, और इसलिए इसको कहा गया राष्ट्रीय शासक। यानी अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्म को भी सम्मान देना ये स्वीकार कर लिया, इसी से कहा गया राष्ट्रीय शासक। जिसमें बता दें अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत में विविध शासन की स्थापना एवं विभिन्न सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य और हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया उन्होंने, और विभिन्न समुदाय के नेताओं के साथ संवाद किया। अकबर ने दीन इलाही नेताओं की स्थापना की, जो विभिन्न धर्मों के सम्मान के साथ था। उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम धर्म को क्या किया, एक बढ़ावा दिया, इसी से इनको कहा गया राष्ट्रीय शासक। क्या कहा गया, राष्ट्रीय शासक। आप कितने अगर आज अगर सवाल लिखने के लिए तो आसान सवाल लिखेंगे, अकबर ने अपने मुस्लिम धर्म के साथ साथ इस्लाम धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म को भी क्या किया, सम्मान दिया, बढ़ावा दिया, उसको एकत्रित किया, इसलिए से कहा गया है राष्ट्रीय शासक कहा गया है। यहाँ सामने फिगर दिखाई दे रहा है अकबर का, ये बादशाह अकबर है। इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम था, अगर लिखा जाए अकबर पूरा नाम बताइए तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है अकबर के बारे में है कि अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण कीजिए। अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण, जिसमें अकबर का शासन था उस समय, इसके एक वित्त मंत्री थे जिसका नाम था टोडरमल। और इन्हीं के समय में जो क्या था, भूमि के विभिन्न तरह के जो है प्रकार थे, और मुख्य रूप से 4 प्रकार में बांटा गया था। कितने प्रकार के, 4 प्रकार जो बता दिया गया। पहला प्रकार का नाम था पोलज, दूसरा था परती, तीसरा था चरचर, और चौथा था बंजर भूमि। इस मुख्य रूप से 4 प्रकार थे।
एक यहाँ बता दिया पूरज क्या आता है, तो प्रथम श्रेणी की भूमि थी इस पर, जिस पर प्रत्येक समय खेती होती थी और प्रत्येक 2 फसलें उगाई जाती थी। इस भूमि को प्रति वर्ष सरकार को भूमि कर प्राप्त होता था। अर्थात वैसी भूमि जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती होती है और कभी उस पर बीज नहीं किया जाता, उसको प्रत्येक साल खेती किया जाता है, ऐसी भूमि को कहा जाता है पोलज भूमि। ताकि लिखना है आसान सा लिखिएगा कि वैसे जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती है उसे पोलज भूमि कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रति भूमि। प्रति जानते हैं कि प्रति का मतलब हो गया कि कुछ साल तक खेती करते हैं और कुछ साल तक क्या भूमि को तरह छोड़ देते हैं, तो ऐसी भूमि कहा जाता है प्रति भूमि। अर्थात 1-2 साल खेती किए, 1-2 साल भूमि को छोड़ दे, उस तरह से वह कहलाता है प्रति भूमि। उसके बाद है छाछर भूमि, जिसको हम छाछर भूमि भी कहते हैं। वैसी भूमि होती है जिसमें क्या होता है, हम लोग 3-4 साल तक खेती करते हैं, 3-4 साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे भूमि को कहा जाता है छाछर भूमि। मतलब अर्थात यहाँ बता भी दिया गया है कि 3 वर्षों या 3 वर्षों से अधिक तक खेती नहीं की जाती, जिसके ऊपर खेती नहीं की जाती है, वैसे भूमि कहा जाता है आपको छाछर भूमि कहा जाता है। अगर लिखने के लिए आ जाए छाछर भूमि क्या होता है, लिखना है कि वैसी भूमि जिस पर 3 वर्षों से अधिक वर्षों तक खेती नहीं की जाती है, ऐसी भूमि को छाछर भूमि कहा जाता है। राइट। नेक्स्ट है बंजर भूमि। क्या है बंजर? नाम से पता चल रहा है कि बंजर अर्थात जिस पर कोई खेती नहीं की जाएगी, वैसे भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है। तो समझाने के लिए क्या है, विभिन्न कोटि की भूमि जिस पर 5 वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, अर्थात जिस पर 5 वर्ष से अधिक तक भी खाली रहे, जिस पर कोई खेती नहीं होगा, वैसे भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है, जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ताकि यहाँ पर 5 सवाल में आज का पहला टॉपिक, इसमें आपको 5 सवाल कराया गया है और ध्यान से इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं और आपके लिए 100 प्रश्न ही आएंगे। तो प्रत्येक दिन जो आपको 5 सवाल कराए जाएंगे, इसको ध्यान से आपको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम में तकलीफ ना हो, आप एग्जाम को बेहतरीन बनाइए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाइए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लास्ट में दोस्तों को शेयर कर